हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 2, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जो कि आपको इस पुष्प के बारे में पढ़ाया जाएगा। कोई भी पुष्प हो, है ना, गुलाब का ही नहीं होगा, कोई भी पुष्प के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने अध्याय 1 डाल चुका है, आप जाकर चैनल पे देख लीजिए। हम आपके लिए लेके अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जो कि आपको समझाएंगे, यूँ समझ में आ जाएगा क्योंकि एकदम क्लियर समझा देंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं एंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो ये पुष्प होता क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट उठता है हाँ कि ये पुष्प होता क्या है। तो पुष्प क्या होता है, एक तने का रूपांतरण है। क्या है ये देखो, ये तने का क्या है, रूपांतरण है। ये तना का रूपांतरण होता है तो क्या होता है, पत्ती में, है ना, तने जो होते हैं ना पुष्प में बदल जाते हैं। वही बताया है कि जो ये पुष्प तथा इसके भाग हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है, प्ररोह का रूपांतरण। प्ररोह अर्थात तना का रूपांतरण। तो पुष्प के हमें पता चल गया कि पुष्प क्या है ना। तो अब इसके भाग को पढ़ते हैं। तो कितने भाग होते हैं, 4। फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चों बाह्यदल, ठीक है। सेकंड दलपुंज, दलपुंज को पंखुड़ी भी कहते हैं। और तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। तो हमारा फर्स्ट जो है ये ना पुष्प के 4 पॉइंट है, आपको एकदम क्लियर रखना है, ठीक है ना। हम एकदम पूरा पॉइंट को आपको क्या पुष्प में दिखा देंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है बाह्यदल, है ना। और दूसरा दलपुंज और बाह्यदल को क्या पढ़ेंगे, एक ही साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, याद रखना, ये क्या है, बाह्यदल व दलपुंज सहायक अंग है। किसका, किसका, पुष्प का, ठीक है। वो किस प्रकार से, बाह्यदल होता क्या है, तो हमें पता है ना। हमने क्या लिया, एक पुष्प लिया है, इधर से लेकर जो यहाँ तक होता है, ध्यान से देखना, इधर से लेकर, है ना, ये जो तने से लेकर जो इस वाले भाग तक होते हैं, पत्ती, तना, जड़, ये क्या है, ये सब क्या है, अलैंगिक भाग है ना। हमने क्या फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ा रखे, आप जाके देख लीजिए। अब क्या करेंगे, लैंगिक भाग क्या है, ये सिर्फ पुष्प है, इतने से लेकर इतना तक ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक पुष्प है। तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट बाह्यदल क्या होता है। बाह्यदल आपको देखना है, ठीक है ना। बाह्यदल ये वाला होता है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये देखिए बाह्यदल किसे कहते हैं, इसको ऐसे जहाँ पे पुष्प क्या रहते हैं, है ना, इसी को क्या कहते हैं, बाह्यदल। दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये देखिए, है ना, दिखा, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, बाह्यदल। ये देखो, ये खुला नहीं है ना, इसी को क्या कहते हैं, बाह्यदल। क्लियर हुआ। अब दूसरा देखते हैं बच्चों दलपुंज। दलपुंज अर्थात की पंखुड़ी, पंखुड़ी तो आपको साफ दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली पंखुड़ी, ठीक है। तो हम उसी को पढ़ेंगे कि दोनों क्या है, पुष्प के सहायक अंग। यदि ये ही नहीं रहेंगे और नर और मादा को ढकने का कार्य कौन करेगा, है ना, पुमंग अर्थात की पुरुष, पुरुष का अर्थात नर, जैंग अर्थात की मादा, मादा अर्थात महिला वाला भाग, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। तो हम देखते हैं एक पुष्प, पुष्प के जो देखते हैं, जो ये डंडी जैसी संरचना होती है, स्टेम, जिससे हम क्या करते हैं, पुष्प को यहाँ पे क्या करते हैं, पकड़ते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस पुष्प को इधर से पकड़ा है, इसको क्या कहते हैं, पुष्पा, पुष्पवृंत, ठीक है। और जो देखिए, देखिए जरा, देखिए जरा, है ना, देखिए ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये जो मोटू सा भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, है ना, ये देखिए ये वाला दिखा, इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। आपको याद नहीं आएगा, आपको याद रखना है आसन। आसन क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन, ठीक है। तो आपको याद रखना है आसन। तो आसन होता क्या है, आप सुने होंगे, है ना, पुराने जमाने में आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए, ठीक है ना, जिसपे क्या महाराजा लोग क्या करते हैं, विराजमान होते हैं। वैसे ही आसन से आपको याद है पुष्पासन। पुष्पासन में पुष्प के सभी अंग क्या रहते हैं, विराजमान। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये अंदर वाला भाग है, ये वाला, इसी पे क्या करते हैं, पुष्प के सभी अंग विराजमानते हैं, है ना, विराजमान करते हैं, आसन ग्रहण करते हैं। क्लियर हुआ, इतना बात क्लियर। हमारा थर्ड पॉइंट आता है पुमंग। पुमंग से हमने आपको बताया था क्या,
पू से आपको याद आएगा पुरुष, पुरुष से याद आएगा नर वाला भाग, ठीक है। तो देखते हैं पुमंग क्या होता है। पुमंग जो होते हैं ना वो पुकेशर से मिलके बने होते हैं, है ना। ये देखो पुकेशर से बना होता है, याद रखना है। जो पुमंग होते हैं ना पुकेशर, ठीक है ना। पुकेशर से क्या होता है, मिल कर बना होता है। और पुकेशर होता क्या है तो देखते हैं। ये पुकेशर भाग हम क्या करेंगे, पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। हमने कहा ये पुकेशर वाला भाग है। पुकेशर के कितने प्रकार होते हैं, 2, ठीक है ना। देखिए पुकेशर के 2 प्रकार होते हैं, पहला पराग कोश, दूसरा पुतंतु या तंतु। तो ठीक है, पुकेशर, पराग कोश, पुतंतु। तो हम दिखा देते हैं आपको, है ना, पराग कोश और पुतंतु क्या है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पे देख लीजिए, ये जो नर वाला भाग होता है ना, ये पुकेशर, पूरा भाग क्या है, ये पुकेशर। आप देखते हैं ना कि पुष्प में ये वाला नर वाला भाग होता है। तो जो ये वाला भाग होता है ना, इसको क्या कहते हैं, पराग कोश, ठीक है। जो डंडी से लेकर यहाँ तक की संरचना जो होती है वो उसे पुतंतु कहते हैं, ठीक है। दोनों से मिलके क्या बनते हैं, पुकेशर, और पुकेशर से मिलके क्या बनते हैं बच्चों, पुतंतु। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हमने क्या कहा, पुकेशर जो होते हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। हमने पुकेशर के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, पहला पराग कोश, दूसरा पुतंतु, है ना। तो पुतंतु ये वाला भाग होता है, और जो पराग कोश ये वाला भाग होता है, और जो पुतंतु होता है वो डंडी से लेकर यहाँ तक की संरचना होती है। इन दोनों से मिलके क्या बनता है, पुकेशर, और पुकेशर से मिलके क्या बनता है, पुमंग। वही लिखा है बच्चों, पराग कोश व पुतंतु दोनों से मिलकर जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं, पुकेशर, और पुकेशर से पुमंग बना है। तो पुमंग क्या है, नर वाला भाग है। अब देखते हैं, आप लोगों को एकदम समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम देखते हैं ये पुष्प में, हाँ हाँ देखिए तो ज़रा, है ना, कि इसमें नर वाला भाग कौन सा है भाई। तो नर वाला भाग पहले देखते हैं ऐसे लाइट को जलाकर, क्योंकि दिख नहीं रहा है ना। तो आपको दिख रहा होगा बीच में एकदम मादा वाला स्टेम है, आजू बाजू में नर वाला है, दिखा, ठीक है। अब एकदम दिखा देते हैं आप लोगों को, देखना, ठीक है ना, देखना। तो कैसे देखना, आँख से भाई, आँख से, आँख को एकदम खुला करके देखना, ठीक। हम ये दिखा देते हैं। ये जो बीच वाला भाग है ये तो मादा है, इसको कटो मारो, ये देखो आजू बाजू में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमको, पुमंग दिख रहा है ना। पुमंग एक निकाल के दिखाते हैं आपको, एकदम समझ में आ जाएगी। ये हमने निकाला, ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया। अब देखते हैं इसमें क्या बताए थे आपको, पुमंग वाला भाग। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, निकाल लिया है। आपको एकदम क्लियर से दिखा देते हैं, दिख रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे कुछ है, दिखा होगा, है ना, दिखा है, ठीक, दिख गया बच्चे लोग को दिख गया। तो अब दिखाते हैं, ठीक। तो हमने क्या कहा था, ये जो डंडी जैसी संरचना है वो क्या है, ये देखो पुतंतु। ऐसे जो डंडी जैसी संरचना क्या है, इसमें भी है ना। देखिए यहाँ से लेकर जो, देखिए चिपक गया, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है क्या है, वो पुतंतु, ठीक है। पराग कोश क्या है, दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये जो मोटू वाला भाग दिख रहा है ना, हाँ ये क्या है, पराग कोश। क्लियर हुआ। हमने किससे निकाला ये वाला भाग, हमने पुष्प से निकाला। यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये पुष्प के चारों अगल बगल में क्या है भाई, पुमंग है, ठीक है ना, पुमंग है, ये दिख रहा है ना आपको। फिर से बहुत से ऐसे भाग को निचोड़ के दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए अब भी निकाला है हमने, ये सब क्या है, पुमंग है। तो आप लोगों को क्या पुमंग समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, जयांग। जयांग क्या होता है, मादा वाला भाग। हमने बताया था पुरुष, पुमंग तो पुरुष वाला भाग है, तो जयांग तो मादा वाली भाग होगी, है ना। तो यह किससे बना है, वो पुकेशर से बना है, तो यह ऑब्वियसली स्त्री केसर से मिलके बना है, ठीक है ना। तो स्त्री केसर के कितने प्रकार होते हैं, इसके 2, इसके 3 प्रकार। पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्लियर हुआ बात। तो देखते हैं हमारा जयांग वाला भाग क्या है ना। जयांग,
ये आपको दिख रहा होगा बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग दिखा आपको, इसी को क्या कहते हैं, जयांग। इसमें जो वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय स्थित होते हैं हम पुष्प से डेफिनेशन से समझते हैं, ठीक है। अब आपको आएगा एकदम क्लियर में भैया। सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्तिकाग्र वाला भाग क्या है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जो मादा वाली भाग होती है वो किससे, स्त्री केसर से मिलके बनी होती है, और स्त्री केसर किससे, ये तीनों भाग से मिलके बना होता है। तो ठीक है, हम देखते हैं जो बीच में एक मादा वाला भाग होता है ना, पुरुष वाला भाग तो सभी और होता है ना, तो मादा वाली भाग क्या है, सिर्फ होती है बीच में भाई। तो बीच में होती है, तो देखते हैं ये जो इतना वाला जो भाग होता है ना, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ये डंडी नुमा जो संरचना होती है ना, इसे वर्तिका कहते हैं, ठीक है ना। ये अंडाशय, ये वाला अंडाशय है ना, ये बीच वाला तो नहीं है, ये अंडाशय है, अंडाशय, ठीक। और जो ये वाला गोला होता है इसे बीजांड, ठीक। और ये मादा युग्मक। क्लियर हुआ इतना बात। हम फिर से समझा देते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। किसके, स्त्री केसर। स्त्री केसर के कितने, 3, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये जो सबसे ऊपरी भाग होते हैं इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ये डंडीनुमा जो संरचना होती है वर्तिका कहलाती है। और जो ये गोल सबसे अंदर में भीतरी दबा होता है ना, ये दिखता नहीं है ना, वो क्या होता है, गुड़हल के पुष्प में दिखता है, ठीक है, इसमें नहीं दिखता है, तो इसे क्या कहते हैं, अंडाशय। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखते हैं पुष्पीय भाग, देखते हैं ये वाला डेफिनेशन देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हमने कहा था जो डंडीनुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, पुष्प वृंत, ठीक। जो ये वाला है ना, जिसमें सभी पुष्प क्या होते हैं, स्थित होते हैं, विराजमान होते हैं ना, आसन ग्रहण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन। आसन से आपको याद आएगा बच्चे, पुष्पासन। तो ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला भाग जो होता है उसे बाह दल कहते हैं, याद रखना, ठीक है। और ये जो पंखुड़ियाँ होती है ना पुष्प, ये देखो पंखुड़ी, ये पंखुड़ी दिख रही है, इसे क्या कहते हैं, दलपुंज या फिर दल भी कहते हैं ना, पंखुड़ी भी कहते हैं। तो अब देखते हैं पुमंग। पुमंग हमने बताया था पुकेशर, ठीक है, पुकेशर से बना है। तो देखते हैं जो पुमंग है ये वाला भाग है, चारों ओर तो पुमंग दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 असंख्यक होते हैं। किसकी संख्या, पुमंग की संख्या बहुत असंख्यक होती है, इसकी संख्या की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है ना। तो पुमंग देखते हैं पराग कोश, ये वाला भाग है भाई, और यहाँ डंडी से लेकर जो यहाँ तक है उसे क्या कहते हैं, पुतंतु। इन दोनों से मिलके क्या बना है, पुकेशर, ठीक है। मादा वाला भाग देते हैं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं, ये है ना, बीच वाला जो है वो मादा वाला भाग है। तुम क्या बताए थे, इसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र बताया था। ये डंडी नुमा यहाँ तक की जो संरचना होती है वर्तिका, और जो बीच में जो होता है वो क्या होता है, अंडाशय। क्लियर। इन तीनों से मिलके क्या बनता है, स्त्री केसर। क्लियर हुआ इतना बात। स्त्री केसर को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं, और पुकेसर को क्या कहते हैं, पुमंग, ठीक है। अब देखते हैं हम पुमंग को ही देख लेते हैं, अर्थात पुकेसर को, ठीक है ना। पुरुष वाला भाग देते हैं पुकेसर। पुकेसर को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। तो हमें पता है ना, हमें पता है कि पुकेसर परागकोश और पुतंतु से मिलके बना है। तो हम देखते हैं परागकोश को। परागकोश कौन सी संरचना होती है, देखिए ये जो होती है ना, ये परागकोश होती है, ठीक है। ये क्या होती है, द्विपालित संरचना, द्विपालित। ये देखो, 1 पालित एंड द्विपालित, 1 2 हुई ना द्विपालित संरचना, है ना। जैसे बीज से जब काटेंगे ना, तो काटेंगे तो क्या होगा, 4 बीजाणु संरचना मिलेगी। देखो ऐसे काटेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। देखिए ऐसे होगा 1 2 3 4, 4 बीजाणु संरचना मिली, ठीक है। जो ऐसे मिली है, जो स्थित हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऐसे टाइप्स के ये चारों बीजाणु क्या हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। इतना क्लियर हुआ ना। तो हमने क्या कहा, एक द्विपालित संरचना है जिसे काटने पर 4 बीजाणु संरचना मिलती है। क्लियर। अब देखते हैं ये द्विपालित ही क्यों होती है ना, एक पालित क्यों नहीं होती है, तो देख लेते हैं, ठीक है। दोनों पाली के बीच में एक संरचना होती है जिसे संयोजी योजी अर्थात जुड़ा हुआ होता है। ये हमेशा द्विपालित ही होता है, याद रखना, ठीक है ना, एक पालित नहीं होता है। तो इसको याद रखना है। इसके बीच क्या मिलता है, संयोजी या योजी जो मिलते हैं, जो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्लियर हुआ। यह संरचना मृदुता की बनी होती है, ठीक है। तो हमें देखते हैं इस जो परागकोश होता है ना, ये परागकोश होता है, इसे पोषण देने का कार्य किसका होता है, टैपिटम। आगे पढ़ेंगे कि टैपिटम होता क्या है ना। तो और बाह्य त्वचा को सुरक्षा भी प्रदान टैपिटम ही करता है। तो बाह्य त्वचा क्या है, ये भी हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टैपिटम को एंड बाह्य
त्वचा को। तो ये संरचना IMP है, ठीक है ना, IMP है। आ चुका है पेपर में, टैपेटम की कार्य आ चुके हैं, टैपेटम के तीसरा कार्य आ चुका है। तो आगे चल के उसका तीसरा कार्य भी पढ़ेंगे, पहले टैपेटम को देख लेते हैं। ठीक, तो हम क्या देखेंगे, ऐसी जो संरचना बनाएंगे। ठीक, एक बार बना के दिखा देती हूँ मैं, ठीक है ना। हम क्या बनाएंगे, संरचना। इसको नहीं देखते हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। हम क्या बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं। ठीक, ये ऐसे, यार पेन क्यों नहीं चल रहा, ऐसे। क्लियर हुआ, इतना इतना क्लियर हुआ। ठीक, इसे दुगुना कर देते हैं भैया, इसे क्या कर देते, दुगुना कर देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं ना इसको। ऐसे, इसको क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इस प्रकार से ना, ऐसे ही बनाना है आपको, कोई ज़्यादा कठिन नहीं काम है ये। ठीक, इसी कारण से आपको बना के भी बता देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। इसे क्या कहेंगे बच्चों, बाह्य त्वचा, क्योंकि ये क्या है, बाह्य है ना, एकदम बाहरी, बाहर पार है। ठीक, इसे क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा। ठीक, और ये क्या है, ये जो डंडीनुमा संरचना होती है, ये है ना अंतः स्थिसियम। ठीक है, याद रखना, अंतः स्थिसियम है। ठीक, क्लियर हुआ इतना बात। ये क्या है, बाह्य त्वचा, जो ये वाली संरचना होती है अंतः स्थिसियम। अब देखते हैं, है ना, अब इसके अंदर क्या बनेगी, देखते हैं। एक, 1 है ना, ये 2 गिनना है ना, मैंने एक गोला बनाया, 2 गोला बनाया, और एक क्या बना दिया, ये तीसरा गोला। इसको क्या कहेंगे, 1 2 3, 3 गोले बनाए। इन 1 से लेकर जो 3 तक होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मध्य त्वचा, क्योंकि ये मध्यम है। ठीक, क्लियर हुआ इतना बात, हुआ ना। अब देखते हैं टैपेटम। टैपेटम यहाँ पास स्थित होता है, ये दिखा आपको, ये क्या है, ये क्या है, टैपेटम है। ठीक, क्या है, टैपेटम। ठीक, इसके अंदर एक और ऐसे गोला पाया जाएगा, है ना, एक और गोला पाया जाएगा, जिसमें क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे और गोले होंगे। इसको क्या कहते हैं, कोशिका, है ना। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, उतक। उतक, उतक, उतक से आपको याद आएगा, क्या याद आएगा, उतक से क्या याद आएगा, बीजाणु जनक उतक। ठीक, उतक से बीजाणु जनक उतक। क्लियर हुआ। आगे चल के यही क्या बनते हैं, पराग कोश बनेंगे। पराग कोश हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज डेफिनेशन में देख लेते हैं बच्चों, हमने क्या है, हमने कहा था ये जो है वो क्या है, बाह्य त्वचा है ना, ये जो है अंतः स्थिसियम है। 1 से लेकर जो 3 तक है ना, ये रेड वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है, मध्य त्वचा है। और टैपेटम क्या है, ये वाला जो भाग होता है ना, ये काला वाला दिख रहा है, इसको कहते हैं टैपेटम। ठीक है, जो एक और कोशिका होती है ना टैपेटम के अंदर, उसमें क्या पाया जाता है, उत्तक, है ना, उतक पाए जाते हैं। वो कौन से उतक होते हैं, बीजाणु जनक उतक होते हैं। यही आगे चलकर क्या बनाता है, पराग कण बनाता है भैया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनक, है ना। हमने क्या पढ़ा था, पराग कोश में इसी को पढ़ना था, लघु बीजाणु जनक पढ़ने को, तब उसी को देख लेते हैं। नो, ये अलग है, अलग पाठ है, ठीक है, लेकिन यही पुरुष वाले का पाठ है। लेकिन ठीक, लघु बीजाणु जनक क्या है, पुरुष वाले का पाठ है भाई। तो देख लेते हैं लघु बीजाणु जनक क्या है। हमने कहा एक कोशिका है, आपको यहाँ पर समझा देते हैं, फिर वहाँ पे समझाएंगे। हमने कहा एक कोशिका है, कोशिका के अंदर कोशिकाओं के उतक के समूह को कोशिका कहते हैं ना, हाँ, जिसके अंदर बहुत से क्या है, उतक है। ठीक, हमने कहा एक कोशिका है ना, कोशिका के अंदर छोटे छोटे क्या है, उतक है। ठीक है, इसमें से जो उतक होते हैं ना, एक उतक का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है भैया। ये देखो ऐसे बड़े हो जाते हैं कुछ उतक। ठीक है, ये बाकी तो छोटे रहते हैं ना, कुछ जो उतक जो होते हैं ना, वो आकार में बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं तो क्या, द्विगुणित हो जाते हैं ना, ऐसे बढ़ जाते हैं। एक उतक जो होता है एकदम बढ़ जाता है,
ठीक है, क्लियर हुआ। यही लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करता है। इतना क्लियर हुआ। तो देखते हैं, वही बताया गया है। हमने कहा एक ऊतक है, ठीक है, क्या कहा, नहीं, कोशिका है। ये क्या है, कोशिका के अंदर बहुत सारे ऊतक है। इनमें से एक ऊतक जब बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, द्विगुणित एक ऊतक का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, ये इसी का निर्माण करता है। एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। कोशिका के अंदर बहुत से ऊतक होते हैं। जब एक ऊतक आकार में बढ़ते जाते हैं तो उसमें से एक ऊतक, है ना, बहुत से ऊतक आकार में बढ़ते हैं तो उसमें से एक ऊतक बढ़कर बाहर आ जाता है और यह द्विगुणित हो जाता है। उसे ही लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। क्लियर हुआ। मातृ कोशिका है, अभी लघु बीजाणु जनक में नहीं आया है ना। तो देखते हैं, एक बात नोट याद रखना, जब यही कोशिकाएं आपस में जब जुड़ जाएंगी, ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगी तो इसे क्या कहेंगे, जीव द्रव्य तंतु कहेंगे, है ना। जब यही कोशिका जब आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएगी तो जीव द्रव्य तंतु कहेंगे। आपको जीव द्रव्य तंतु आ गए तो जीव द्रव्य क्या है, ये भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो आपने 9th में पढ़ा होगा। तो हम बता देते हैं, प्लाज्मा कोशिका द्रव्य तथा केंद्र पर तीनों से जो मिल के बना होता है वो जीव द्रव्य बना होता है। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं ना, 9th से पढ़ते आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। डेफिनेशन देख के घबराना नहीं है, बहुत ही चुटकियों में आसान हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन हल हो जाएगा। है, इनमें से जो एक ऊतक होता है वो द्विगुणित हो जाते हैं ना, तो उस ऊतक के क्या होते हैं, है ना, वो ऊतक क्या बन जाता है, कोशिका बन जाता है भैया, है ना। बड़ा होकर क्या बन जाता है, कोशिका बन जाता है। हमने कहा ये देखो ऊतक है, ये आकार में बड़ा होकर क्या बन जाएगा, कोशिका बन जाएगा। तो इसके क्या पाए जाते हैं, चारों ओर क्या पाई जाती है, कैलोज जैसी संरचना पाई जाती है। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, कैलोज पाया जाता है। बाहर, है ना, बाहरी पार, ना कि अंतः में। ठीक है, तो जब इसी कोशिका का जब विभाजन होगा, है ना, विभाजन अर्थात ये छोटे छोटे भागों में बटेगा, तो कौन सा विभाजन होगा बच्चों, तो ये विभाजन होगा अर्धसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री में आपको पता है कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4। याद रखना है आपको, अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, द्विगुणित से n गुणित हो जाएगा, वही बता रहे। कैलोज नहीं हटेगा क्योंकि ये अंतः विभाजन होगा। ठीक है, बाहर, और जो कैलोज होता है वो तो बाहर होता है ना, तो कैलोज बिल्कुल भी नहीं बटेगा। देखो कैलोज इसके चारों ओर हैं और एक द्विगुणित से क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ठीक है, n। तो इसी को, इस संरचना को क्या कहेंगे, पराग चतुष्क संरचना। इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, लघु बीजाणु जनक कहा जाता है। हमने कहा जो एक ऊतक जो है आकार में बड़ा होकर किसका निर्माण कर लेता है, एक बड़ा कोशिका बन जाता है भैया, है ना। तो कोशिका के बाहर पार क्या होता है, कैलोज उपस्थित होता है। जब इसी कोशिका का अंतः विभाजन होता है, कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। तो आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 हो गया है ना। वो भी द्विगुणित से क्या होगा, अगुणित हो जाएगा। तो क्योंकि कैलोज उसके चारों ओर क्या होंगे, उपस्थित होंगे, क्योंकि ये अंतः विभाजन हो रहा है ना। यदि बाह्य विभाजन होता तो ये कैलोज क्या होते, हट जाते। तो इसी को क्या कहा जाता है, पराग चतुष्क संरचना को ही लघु बीजाणु जनक कहा जाता है। तो वही हमने लिख लिया है ना। लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के चारों ओर कैलोज होते हैं। यह कैलोज, है ना, बाहर में उपस्थित होता है। जब कोशिका विभाजन अंदर की ओर होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस संरचना को हम पराग चतुष्क संरचना कहते हैं। इन्हीं 4 कोशिकाओं की संरचना को लघु बीजाणु जनक कहते हैं। क्लियर। हमें पता है ना कि जो लघु बीजाणु होता है वो नर युग्मक की, देखो, प्रथम अवस्था होती है, याद रखना, क्योंकि हमने इसे प्रथम अवस्था में ही पढ़ रखा है। क्लियर हुआ इतना बात। अब देखते हैं लघु बीजाणु का परागकण। हमने बताया था परागकण, है ना, परागकण होता क्या है। तो अब बताते हैं भाई, परागकण वाला टॉपिक आया था, अब बताएंगे कि होता क्या है। हमने कहा था सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिका बनेगी। अब क्या होगी, अब समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री, है ना, जब इसी
कोशिका का है ना चारों ओर कैलोज उपस्थित है, जब इसका विभाजन होगा, कौन से विभाजन, समसूत्री विभाजन, तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2, अर्धसूत्री में 4, समसूत्री में 2, याद रखना। जब इसका विभाजन होगा तो क्या होगा, एक विभाजन तो छोटा हुआ भैया, है ना, एक विभाजन क्या हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है। तो जो इसे छोटे कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, जनन कोशिका, है ना, और ये जो बड़ी कोशिका क्या कहा जाता है, कायिक कोशिका। तो जनन कोशिका में क्या पाया जाता है, ये जो बीच में होता है जनन केंद्र, है ना, कायिक कोशिका के जो केंद्र पाया जाता है वो कायिक केंद्र कहते हैं। क्लियर हुआ। अब देखते हैं टैपेटम का तीसरा कार्य। हमने बताया था टैपेटम के 2 कार्य है ना, परागकण को पोषण देने का कार्य और बाह्य त्वचा का निर्माण करता है, इतना हमने बताया था। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, टैपेटम का कार्य पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो क्या कार्य करता है, द्विकोशिकीय अवस्था में कोशिका के बाहर एक पदार्थ इकट्ठा करेगी, एक लिपिड व स्पोरोपोलेनिन, इसे हम यूविस कहते हैं। हमने बताया है ना, क्या बताया, द्विकोशिकीय अवस्था। ये कौन सी द्विकोशिका है, 1 कोशिका एंड 2 कोशिका, ठीक है ना। तो हम देखते हैं ये 2 कोशिका है भैया ना, एक तो छोटा बना है ना, एक तो बड़ा बना है। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, कैलोज पाए जाते हैं। तो इसके चारों ओर, ठीक है, द्विकोशिकीय अवस्था में जो पाए जाते हैं ना, कोशिका के बाहर एक लिपिड जैसी पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं। देखो इसके चारों ओर क्या इकट्ठा हो जाएंगे, लिपिड जैसा पदार्थ उपस्थित है ना, इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखो इकट्ठे हो गए, है ना, इकट्ठे करेगी। वह स्पोरोपोलेनिन भी इकट्ठे करेगी, लिपिड भी इकट्ठे करेगी और स्पोरोपोलेनिन भी इकट्ठी करेगी। इसे क्या कहा जाता है, इसी लिपिड को हम कहते हैं यूविस कहते हैं। क्लियर हुआ। हमने कहा है ना, टैपेटम के तीसरे कार्य में क्या कहा, ये द्विकोशिकीय अवस्था में, है ना, द्विकोशिकीय अवस्था में जो मतलब कि टैपेटम के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक लिपिड और स्पोरोपोलेनिन, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, यूविस कहते हैं। क्लियर हुआ। तो हमने कहा था ये जनन केंद्र है, कहा था जब इसी जनन केंद्र का कायिक केंद्र ये है, ठीक है। तो जनन केंद्र का जब विभाजन होगा तो 2 नर युग्मक बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, ये देखिए 2 हो गया, इसका विभाजन नहीं हुआ है, इसी का विभाजन है, इस वाले का विभाजन नहीं हुआ है, ठीक है। तो 2 नर युग्मक बनेंगे, ठीक है। तो 3 कोशिकीय संरचना हो जाएगी। ये देखिए हो गई 3 कोशिकीय संरचना, 1, 2 एंड 3। तो ठीक है, तो अब इस बात को नोट याद रखना है, ठीक है ना। 60% से अधिक आवृत बीजी जिसमें पुष्प पाए जाते हैं ना, आवृत बीजी जिसमें पुष्प पाए जाते हैं, पादप के परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में झड़ते या संलयित होते हैं। तो बोल रहा है 60 जो प्रतिशत है वो आवृत बीजी पौधे में क्या पाए जाते हैं, परागकण में द्विकोशिकीय संरचना पाई जाती है। 60% ये द्विकोशिकीय संरचना पाई जाती है। लेकिन अब 40% किस में पाया जाता है, तो सिर्फ 40% ये 3 कोशिकीय संरचना में क्या पाया जाता है, परागकण के क्या झड़ते और संलयित होते हैं, ठीक है, द्विकोशिकीय अवस्था में। तो आपको याद रखना है 60% में द्विकोशिकीय अवस्था और 40% में 3 कोशिकीय अवस्था। ठीक, क्लियर हुआ। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ना, इसका हम पार्ट 2 लाएंगे आपके लिए। तब तक से इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से एकदम क्लियर करके रखिए ताकि पार्ट 2 में आपको बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। ठीक है ना, धन्यवाद।